वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 और इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स और कंटेंट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि ICAP स्टडी टेक्स्ट 2019 एडिशन से लिया गया है और वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 10 है और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है पावर लिमिटेड का, तो पावर लिमिटेड हैज़ स्पेंट ₹200,000 researching new cleaning chemicals in the year ended 31st December 2020. They have also spent ₹400,000 developing a new cleaning product which will not go into commercial production until next year. The development project meets the criteria laid down in IAS 38 intangible asset. तो criteria meet करता है. How should these costs be treated in the financial statement of Power Limited for the year ended 31st December 2020? तो जो पैसे रिसर्च पर लग रहे हैं वो तो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाने चाहिए। जो 400,000 डेवलपमेंट पे लग रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट क्राइटेरिया भी मीट कर रही है तो इसको आप कैपिटलाइज कर देंगे, लेकिन अमोर्टाइजेशन जो है वो नहीं होगी। क्योंकि अभी तक जो है डेवलपमेंट वो इन प्रोसेस है और नेक्स्ट ईयर तक वो अवेलेबल होगी फॉर यूज। तो आंसर्स की तरफ देखते हैं कि पूरे 600,000 कैपिटलाइज हो जाने चाहिए, ये बात गलत है। 400,000 कैपिटलाइज होने चाहिए, ये बात ठीक है, बट एंड शुड बी अमोर्टाइज्ड, ये बात गलत है। सी पे चलते हैं, 400,000 कैपिटलाइज होने चाहिए डेवलपमेंट के, फाइन। शुड नॉट बी अमोर्टाइज्ड, करेक्ट। और 200,000 जो रिसर्च के हैं वो राइट ऑफ होने चाहिए प्रॉफिट और लॉस में, ये बात ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वन में क्योंकि सारे पैसे राइट ऑफ करने के बारे में कहा गया प्रॉफिट और लॉस के अंदर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दो आइटम पूछे जा रहे हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स बिलो कुड पोटेंशियली बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट। तो इंटरेस्टिंगली जो आइटम ए है वो भी एक ब्रांड है और जो आइटम सी है वो भी एक ब्रांड है, लेकिन आइटम ए परचेज ब्रांड है और उसमें क्योंकि जब हमने परचेज किया होता है तो कॉस्ट हमें पता होती है, रिलायबली मेजर्ड होती है, तो उसको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड में क्योंकि कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती तो इसकी रिकग्निशन IAS 38 में प्रोहिबिटेड है। इसी तरह ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि लैक ऑफ कंट्रोल है एसेट पे। लाइसेंस एंड कोटाज जो हैं वो बिल्कुल रिकग्नाइज हो सकते हैं अगर आपका लीगल राइट है तो उसकी बेस पर भी, और अगर आपका जो है आपने परचेज किए हैं तब भी। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए एंड डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 दिसंबर 2016। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ए बी सी, तीन प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं। उसके बाद पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड और एज एट 31 दिसंबर 2016। तो प्रोजेक्ट ए में ₹500,000 स्पेंड किए गए हैं ऑन रिसर्च फेज। तो ये जो रिसर्च फेज पर एक्सपेंडिचर है ये तो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होना चाहिए, तो इसको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देते हैं। प्रोजेक्ट बी में ₹800,000 हैड बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस ईयर एंड 200,000 दिस ईयर, तो टोटल 1 मिलियन हो गए। द प्रोजेक्ट वॉज कैपिटलाइज्ड इन प्रीवियस ईयर, तो लास्ट ईयर आपने 800,000 को कैपिटलाइज कर दिया होगा। However, it has been decided to abandon this project. अब जब आप एक प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देते हैं तो उस प्रोजेक्ट से अब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने, तो जो आपने पहले एसेट बनाया हुआ था वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, और जो इस साल आपने उस पर 200,000 मजीद स्पेंड किए हैं उन्हें भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे। तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास 500,000, सेकेंड में हमारे पास 800,000 एंड 200,000। इन सब को टोटल कर लेते हैं तो ये प्रॉफिट और लॉस में जाना है। प्रोजेक्ट सी जो है ₹1 मिलियन वॉज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट दिस ईयर, फाइन। द प्रोजेक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ IAS 38 एंड इज टू बी कैपिटलाइज, तो इसको कैपिटलाइज करना है तो ये एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगा।
इंटेंजिबल एसेट्स के तौर पे। तो हमारी एडजस्टमेंट कौन सी ठीक होगी? हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में 1.5 मिलियन जाने चाहिए, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा जब आप ये एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, तो ये बात ठीक है और ये तीनों गलत होते हैं। जहाँ तक एसेट की बात है तो वो 1 मिलियन से इंक्रीज होना चाहिए और बी ऑप्शन में वो भी ठीक है, आल्दो ये और जगह पे भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की फिगर बाकी तीनों ऑप्शंस में गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो हमारे पास एक है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर ट्रू अकॉर्डिंग टू IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। तो हमने इसमें ये देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी ये स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, और उसके मुताबिक हमें फिर आंसर्स में से पिक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक थी। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge and understanding. ये ट्रू है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ रिसर्च जो IAS 38 में गिवन है। नेक्स्ट इज कि डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये बात भी पार्ट डेफिनेशन है डेवलपमेंट की जो IAS 38 में गिवन है, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यूज्ड स्पेसिफिकली ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। जो डेवलपमेंट कॉस्ट में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन उस डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड बिल्कुल की जा सकती है, तो ये बात भी ठीक है। एक्सपेंडिचर्स वंस ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस कैन नॉट बी रीइंस्टेटेड एज एन एसेट। तो जब आप एक बार एक डेवलपमेंट एक्सपेंस को भी इवन प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर चुके हों और बाद में क्राइटेरिया मीट भी हो जाए तो आप उसको फिर कैपिटलाइज नहीं कर सकते, और यही बात जो है स्टेटमेंट नंबर 4 में लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर IAS 38। तो वंस अगेन इंटरनली डेवलप्ड ब्रांड्स, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड एसेट्स पर आप कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी हो तो उसको भी IAS 38 प्रोहिबिट करता है, सेम इशू कि जी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। एक्सपेंडिचर ऑन कंप्लीटेड रिसर्च, अब रिसर्च जो होती है उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है ना श्योर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। पेमेंट मेड ऑन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पेमेंट, एक पेटेंट जो है अगर आपका वो रजिस्टर्ड हो गया है तो इट मीन्स कि उससे फ्यूचर में आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं, और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आपके पास उसका लीगल राइट भी है, सो दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट बिफोर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइजेशन के 6 क्राइटेरिया IAS 38 में गिवन है, इनमें से कौन से 2 यहाँ पर मेंशन हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि उसके क्राइटेरिया नहीं हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, जी ये क्राइटेरिया तो ज़रूरी है। फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड, अच्छा फ्यूचर रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स रेवेन्यू इंक्रीज होने से भी आ सकते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट रिडक्शन से भी आ सकते हैं, तो ये एज सच के रेवेन्यू ही जनरेट हो ये क्राइटेरिया नहीं है। देन द इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल जी ये भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है। और देयर इज नो नीड फॉर रिलायबल मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बात गलत है, एक्चुअली देयर इज नीड फॉर रिलायबल मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अदरवाइज आप किस अमाउंट पर उस एक्सपेंडिचर को इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकेंगे, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। सो A and C आर आंसर, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला इसमें है कि जी ₹400,000 डेवलपिंग अ न्यू प्रोसेस विच विल ब्रिंग इन नो रेवेन्यू बट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होने चाहिए, वो कॉस्ट सेविंग से हो जाएं चाहे वो रेवेन्यू से हो जाएं, ये दोनों बातें एक्सेप्टेबल हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जनरेट करने के लिए। सो ऑप्शन ए जो है वो तो कैपिटलाइज होगा।
तो आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करते हैं कि बी, सी और डी जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं होंगे। तो ₹400,000 developing a new product. During development, a competitor launched a rival product and now the entity is hesitant to commit further funds to the process. अब अगर आप फर्दर फंड्स और रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे एक चीज़ पर, तो उसकी आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है। इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं है तो डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया मीट नहीं होता और हमने कैपिटलाइजेशन को फोकस करना है। नेक्स्ट वन इज ₹400,000 स्पेंट ऑन मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज़ लेड टू इंक्रीज सेल्स ऑफ ₹8 लाख। मार्केटिंग जो है उसका देखें, डिफरेंट कंपनीज अपनी मार्केटिंग करती हैं, कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, कुछ कम सक्सेसफुल होती हैं और कुछ बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होती। तो मार्केटिंग करने से आपके पास कंट्रोल नहीं आता कि लोग आपकी प्रोडक्ट को वाकई बाय करेंगे या नहीं। तो लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट को एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, एंड फॉर दैट रीज़न इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ₹400,000 spent on designing a new corporate logo for the business. Now just designing a logo, unless you have some legal right over it, और या आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट कर सकते हो, जब तक ये चीज़ें फर्दर क्लियर नहीं होती तो इसको भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सो वी वुड स्टिक विद आंसर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। कैन नॉट के ऊपर फोकस करना है। 30 सितंबर 2021 इन गालिब लिमिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारा फोकस जो होगा वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन को देखकर होगा। GL spent ₹132 million developing a new type of product. Okay. In June 2021, management worried that it would be too expensive to fund. The finances to complete the project came from a cash injection from benefactor received in November 2002. बाद में बेशक पैसे आ गए, जब आप ईयर एंड से पहले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको के पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो जब रिसोर्सेज ना हों आपके पास एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, तो आप उसको डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट नहीं होता कैपिटलाइजेशन का, और आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और क्योंकि हमने कैन नॉट बी कैपिटलाइज को रिस्पॉन्ड करना था, तो दिस वन इज आवर आंसर। लेट्स डिस्कस के व्हाई अदर आंसर्स आर नॉट रेलिवेंट। GL purchased a subsidiary during the year, तो एक एक्विजिशन हो गई। During the fair value exercise, it was found that subsidiary had a brand name with an estimated value of ₹50 million, but had not been recognized by the subsidiary as it was internally generated. जब आप subsidiary को acquire करते हैं तो जो उसके assets होते हैं वो internally generated फिर considered नहीं होते for parent, for consolidation purposes. They are considered purchased or acquired. तो इसको तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटलाइज कर सकते हैं तो कैन नॉट वाली बात नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। GL परचेज अ ब्रांड नेम फ्रॉम अ कंपेटिटर ऑन 1 नवंबर फॉर ₹65 million। तो ठीक है जी, आपने ब्रांड नेम परचेज किया, परचेज ब्रांड नेम हो तो वो रिकग्नाइज किया जा सकता है, और ये भी इस वजह से हमारा आंसर नहीं है। एंड लास्ट वन इज GL spent ₹21 million during the year on the development of new product. After management concluded it would be viable in November 2020, the product is being launched on the market on 1 December 2021 and expected to be profitable. Yes, फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हैं, आप फ्यूचर में उसे लॉन्च करना चाहते हैं और उससे प्रॉफिटेबल होगा तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो ये भी कैपिटलाइज हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग could be classified as development expenditure? In Mars Limited statement of financial position as at 31st March 2020 according to IS 38, तो हम किसको जी कैपिटलाइज कर सकते हैं? वंस अगेन वही पॉइंट है, तो देखते हैं। ₹120,000 spent on developing a prototype, fine, and testing a new type of propulsion system. The project needs further work on it as the system is currently not viable. अभी तक वाइबल नहीं है, तो यू आर नॉट श्योर कि जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे या नहीं होंगे, सो क्राइटेरिया इज नॉट मीटिंग हेयर। नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ ₹50,000 to a local university engineering faculty to research new environmentally friendly building techniques. So that's a good research, but yet you just donated an amount और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मे बी अगर वो रिसर्च सक्सेसफुल भी हो जाए तो आप उस पर क्या हासिल करेंगे, प्लस ये रिसर्च फेज है, कंट्रोल भी लैग करता है, तो इट्स जस्ट अ डोनेशन, इसको एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए, कैपिटलाइज नहीं होगा।
Third है जी ₹35,000 developing an electric bicycle. This is near completion and this is plus point. And the product will be launched soon. Good. As this project is first of its kind, it is expected to make a loss. तो लॉस का मतलब तो ये है कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं होंगे, और इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं होंगे तो इसको भी आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते. लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली अगर पहले 3 गलत हो गए हैं तो यही ठीक होगा, बट वाई? ₹65,000 developing a special type of new packaging for a new energy efficient light bulb. Okay. The packaging is expected to reduce Mars Limited distribution cost by 35,000 a year. तो ठीक है, आपने 65,000 का स्पेंड किया है, 35,000 a year है, तो मे बी लेट्स से कि नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको होता है तो आप बहुत सारे बेनिफिट जनरेट कर सकेंगे. सो इट सीम्स कि कॉस्ट रिड्यूस होगी, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे, तो दैट मीट्स द क्राइटेरिया एंड delta, D for delta is our answer. So let's move to next question. Which two of the following factors are reasons why key staff cannot be capitalized? अक्सर जो एंटिटीज़ हैं वो कहती हैं कि जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है और वही हमारे लिए सबसे अहम है, लेकिन उनको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक नॉन करंट एसेट या किसी भी एसेट के तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते. तो ऐसा क्यों होता है, इसकी मेन रीजंस क्या हैं? तो जो प्रॉपर रीजंस हैं वो हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे, और जो प्रॉपर रीजंस नहीं हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हम ये भी देख सकें कि इनकरेक्ट क्या है. सो पहला है कि दे डू नॉट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. नहीं, लोग काम करते हैं और अक्सर सर्विस इंडस्ट्री में तो लोग काम करते हैं तो उसी से इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होते हैं. तो एक्चुअली दे डू प्रोवाइड, इसमें ये बात गलत है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जी दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. ये एक मेन इशू होता है कि ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्शंस हैं उनको एंटिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं और वो डिफरेंट वे में जो है एक्ट कर सकते हैं. मशीनरी जो होती है वो फिर भी एक कंट्रोल्ड वे में ऑपरेट करती है. ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका बिहेवियर इतना कंट्रोलेबल नहीं होता. तो दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. सो ये एक प्रॉपर फैक्टर है. देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली. एग्जैक्टली ये इससे भी ज़्यादा मेन फैक्टर है कि वैल्यू कैसे मेजर करें, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है लेकिन अभी तक कोई ऐसा एग्रीड या कह लें कि जिस पे मेजॉरिटी एग्री कर सकी हो अकाउंटेंट्स की, वो ऐसा कोई मेथड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ. तो वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, ये भी सही ऑप्शन है. एंड दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस एज अ होल. नहीं, ये गुडविल जैसे नहीं होते लोग, आप हर पर्सन को अलग से सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं. तो सेपरेबल होना जो है वो यहाँ पर इशू नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा. तो आर आंसर वुड बी बी एंड सी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स? पेटेंट फॉर न्यू ड्रग, बिल्कुल जी आप इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं. लाइसेंस फॉर न्यू वैक्सीन, आप इसको भी रिकग्नाइज कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज, इनको आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते. रीज़न है लैक ऑफ कंट्रोल. सो हमारा जो आंसर बनेगा 1 and 2, तो दैट आंसर इज अल्फा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. होम लिमिटेड has acquired a subsidiary, Stairs Limited. In the current year, SL has a brand which has been reliably valued by HL at ₹500,000. तो ब्रांड आपने एक्वायर किया है जी सब्सिडरी के थ्रू. एंड अ कस्टमर लिस्ट विच HL हैज़ बीन अनएबल टू वैल्यू, जिसको वो वैल्यू नहीं कर सके. तो विच ऑफ दीज डिस्क्राइब हाउ HL शुड ट्रीट दीज इंटेंजिबल एसेट ऑफ SL इन देयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ट्रीटमेंट की बात करें तो जिस चीज़ की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाती है उसको तो सेपरेट आप रिकग्नाइज कर लेते हैं, और जिसको आप वैल्यू नहीं कर सकते दैट इज मर्ज्ड विद गुडविल. तो दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए गुडविल में, ये तो ठीक बात नहीं है. ब्रांड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ सेपरेट इंटेंजिबल एसेट, ये बात ठीक है. वेयर एज द कस्टमर लिस्ट शुड बी इंक्लूडेड विद इन गुडविल, वो मर्ज हो जाएगी विद इन गुडविल, ये बात ठीक है. बोथ द ब्रांड कस्टमर लिस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, नो.
द कस्टमर लिस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, उसकी वैल्यू ही नहीं पता, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। मेरे द ब्रांड शुड बी इंक्लूड विद इन गुडविल, तो ये बात गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। IS 38 gives examples of activities that would be regarded as research and therefore not eligible for recognition as an intangible asset. Which one of the following would be an example of research cost? तो जी इन सब में एक एग्जाम्पल है रिसर्च कॉस्ट की, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो सब में जी डिज़ाइन का वर्ड आ रहा है। डिज़ाइन का वर्ड अक्सर डेवलपमेंट के एरिया के अंदर कवर हो रहा होता है। तो लेट्स सी, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन अल्टरनेटिव, चूजन अल्टरनेटिव है तो ये तो फिर डेवलपमेंट होगा। डिज़ाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप के मॉडल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है आप एक सेलेक्ट कर चुके हैं और उसके ऊपर काम आगे शुरू हो गया, तो दैट इज आल्सो डेवलपमेंट प्रोसेस। डिज़ाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस अल्टरनेटिव, अभी तक आप अल्टरनेटिव में से चूज करने वाले हैं कि जी कौन सा पिक करें, तो दैट वन इज रिसर्च, और यही हमारा आंसर। लास्ट वन इज आल्सो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट, तो पायलट प्लांट, प्रोटोटाइप, चूजन अल्टरनेटिव, ये जो इन पर जब काम हो रहा होता है तो दैट इज डेवलपमेंट। जबकि अगर अभी तक आप अल्टरनेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं तो दैट इज योर रिसर्च फेज। तो सी इज आर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी कैरीड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एट एन इम्पेयर्ड अमाउंट, ये बात ठीक है। दे कैन नॉट बी रिवैल्यूड अपवर्ड्स, ये बात गलत है। रिवैल्यूशन के लिए एक्टिव मार्केट का क्राइटेरिया है IS 38 में, लेकिन रिवैल्यूशन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट नहीं है कंप्लीटली। सेकंड है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। तो बात यह है कि सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, हो सकता है कि कॉस्ट सेविंग हो रही है, और उसकी वजह से स्टिल डेवलपमेंट जो है उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकग्नाइज किया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू बढ़ना लाजमी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोटोटाइप ऑफ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट बिकॉज द प्रोटोटाइप हैज फिजिकल सब्सटेंस। नाउ प्रोटोटाइप में आइडिया इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका फिजिकल सब्सटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट नहीं होता। तो प्रोटोटाइप के अंदर जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स प्रॉपरली, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्रोटोटाइप को बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज कर सकते हैं, बल्कि इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन in IS 38 as an example of development expenditure. Impairment losses for cash generating unit are first applied to goodwill and then to other intangible assets before being applied to tangible assets. ये IS 38 की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर ऑर्डर है कि जी आप पहले स्पेसिफिकली इम्पेयर्ड एसेट को चार्ज करते हैं, फिर गुडविल को, फिर बाकी एसेट्स को। टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल एसेट्स का जो डिफरेंस है वो IS 36 कहीं पर भी प्रेस्क्राइब नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस वजह से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाली लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिवेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट येट कंप्लीट, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसकी बेस पर आप कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, डेवलपमेंट इन प्रोसेस होती है तो अभी वो कैपिटलाइज हो रही होती है, तो ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बनता। नो पेटेंट हैज़ येट बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लीगल राइट हो भी सकता है इंटेंजिबल एसेट पर, और लीगल राइट के अलावा भी आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप एक एसेट को आइडेंटिफाई कर सकें, तो सेपरेबिलिटी के थ्रू। तो पेटेंट अगर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ, इन प्रोसेस है या बाद में जाकर रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो दैट्स फाइन। तो इससे कैपिटलाइजेशन में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेटेंट रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका हो। नो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हैव येट बीन साइन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी ये अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए तो आप कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते, आप स्टिल कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। और हो सकता है कि इवन एक जो इंटेंजिबल एसेट हो उससे सेल्स रेवेन्यू बढ़ना ही ना हो, उससे कोई कॉस्ट सेविंग होनी हो, तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और इवन रेवेन्यू भी बढ़ना हो तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हों, ये नहीं है। प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स राइज होंगे, तो ये भी हमें कैपिटलाइजेशन से पॉइंट नहीं रोकता।
लास्ट वन है, इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट कॉस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब तक आप रिलायबल एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप कितने का कैपिटलाइज करें, यू डोंट नो। तो रिकॉर्ड करने के लिए किसी चीज़ को उसकी रिलायबल मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, और रिलायबल मेजरमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। During the year to 31st December 2018, Faiz Limited incurred rupees 200,000 of development cost. In addition, FL spent rupees 60,000 on 1st January 2018 on machinery specifically used to help develop the new product and rupees 40,000 on building the brand identity. अब जो इसमें आगे रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि क्या है। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट है कि जी वो आपकी नेक्स्ट ईयर में शुरू होगी। मशीनरी एक्सपेक्टेड है कि लास्ट करेगी 4 ईयर्स के लिए, और उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम मशीनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है कि व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल एसेट्स in respect of the above in FL's statement of financial position as at 31st December 2018। तो आप 200,000 जो आपने डेवलपमेंट पे लगाए हैं उसको आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। इस मशीनरी की जितनी डेप्रिसिएशन होगी उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी पर जो आपने पैसे लगाए हैं वो इंटरनली जनरेटेड है, तो उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट और इसमें क्योंकि मशीनरी भी डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है तो उसकी डेप्रिसिएशन, और 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक ये पूरा एक साल बनता है। तो टोटल अमाउंट जो आप इंटेंजिबल एसेट्स कैपिटलाइज कर सकते हैं वो है 215,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A company had rupees 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at 1st October 2017। तो ये जी पहली बात कर दी। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट करंटली इन प्रोडक्शन एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन द सेम डेट। तो ये एक ऑलरेडी आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन में चल रही है, तो इसकी कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज हो रही होगी, और एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। द रिसर्च स्टेज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर 2017। तो 1 अक्टूबर से दिसंबर तक ये 3 महीने हैं। एंड इनकर्ड रुपीज 1.4 मिलियन ऑफ कॉस्ट। फ्रॉम दैट डेट द प्रोजेक्ट इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 800,000 पर मंथ। On 1st April 2018, the directors became confident that the project would be successful and yield a profit well in excess of cost, यानी उससे future economic benefits flow करेंगे। The project was still in development at 30th September 2018। ईयर एंड तक आपका प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इन प्रोसेस चल रहा है। जबकि जो कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है ये 20 मिलियन का, इसके बारे में है कि कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जी, कैलकुलेशन करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट को देखते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे पहले तो आपके कुछ पैसे लगे हैं जी रिसर्च पे, जो कि 1.4 मिलियन के हैं, ये प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो। उसके बाद डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर लगा है। अब डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंडिचर आपका जनवरी से लेके मार्च तक लगा है वो कैपिटलाइज नहीं होगा। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 800,000 है और 3 मंथ्स है।
उसके बाद अप्रैल मई जून से सितंबर तक जो आपका एक्सपेंडिचर लग रहा है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन इस वक्त ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने एक्सपेंस फाइंड आउट कर लिया, तो जो पुराना प्रोजेक्ट है उसकी हमें अमोर्टाइजेशन को भी चार्ज करना है। दैट इज 20 मिलियन का 20%। तो दैट इज 4 मिलियन, और टोटल हमारे पास इस तरह से जो बन जाता है दैट इज 7.8 मिलियन, और यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट 30 September 2019, Shakir Limited trial balance showed a brand at a cost of 30 million. Less accumulated amortization brought forward 9 million. अच्छा, ये एक साल की यानी अभी तक आपने amortization चार्ज नहीं की, और amortization is based on a 10-year useful life. Impairment review on 1st April 2019 concluded that the brand had a value in use of rupees 12 million. Okay. And a remaining useful life of 3 years. However, on the same date, SL received an offer to purchase the brand for rupees 15 million. तो आप इसको fair value less cost to sell consider कर सकते हैं. What should be the carrying amount of the brand in the statement of financial position of SL? अब कैरिंग अमाउंट की बात हो रही है और मिड ईयर में इम्पेयरमेंट हो गई है, और उसको हमें अगर रिकग्नाइज करना है तो इट डजेंट मैटर कि जी पहले ओपनिंग के टाइम पर उसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करें और फिर आगे लेकर जाएं, क्योंकि हमें सिर्फ कैरिंग अमाउंट बतानी है सब्जेक्टिव टाइप में। तो सबसे पहले तो अगर हम रिकवरेबल अमाउंट पर बात करें तो IS 36 अप्लाई करते हुए वैल्यू इन यूज़ 12 मिलियन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 15 मिलियन। तो दोनों में से हायर को लेना होता है, दैट इज़ 15 मिलियन, और हम इसको यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले recoverable amount at 1st April 2019, that is 15 मिलियन, और अब इसमें से इसकी अमोर्टाइजेशन लेस होगी। अब इम्पेयरमेंट के साथ ही यूज़फुल लाइफ भी चेंज हो गई है, तो जब हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स बताई गई है, और साथ ही जो टाइम पीरियड है, क्योंकि 1 अप्रैल है और हमारा ईयर एंड सितंबर में हो रहा है, तो 6 मंथ गुजरे, दैट इज 2.5 मिलियन। तो नेट हमारे पास 12.5 मिलियन जो है कैरिंग अमाउंट बचती है, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Down Limited owns a pharmaceutical business with the year end of 30th September 2014. DL commenced the development stage of a new drug on 1st January 2014. Rupees 40,000 per month was incurred until the project was completed on 30th June. तो year end से पहले ही complete हो गया जी project. When the drug went into immediate production, the directors became confident of the project success on 1st March 2014. तो जिस दिन आपका criteria meet हो रहा है वो date है 1st March. The drug has an estimated lifespan of 5 years and time apportionment is used by DL where applicable amortization के लिए. What amount will DL charge to profit or loss? अच्छा जी, अब इसमें अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी लग रही है जनवरी से लेके फरवरी तक, क्योंकि 1 मार्च को क्राइटेरिया मीट हो गया, तो 40,000 पर मंथ का मतलब है 2 मंथ।
फर्दर अब ऑनवर्ड क्या होगा जी, उसके बाद डेवलपमेंट का जो है वो एसेट कैपिटलाइज होगा। ये प्रोसेस रहेगा मार्च से लेकर जून तक। तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 4 मंथ्स हैं। तो ये बन जाएंगे 40,000 इंटू 4, 160,000। ये फिगर अब डायरेक्टली हमारे यूज़ की नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉफिट और लॉस की फिगर बतानी है, तो जो एसेट कैपिटलाइज होगा वो तो प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, लेकिन ये फिगर हमारे लिए इनडायरेक्टली यूज़ होगी टू कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन। तो अब हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 160,000 जो लाइफ हमें बताई गई है प्रोजेक्ट की, दैट इज़ 5 ईयर्स, और उसमें 3 मंथ्स का टाइम हुआ है, जुलाई से सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस तरह से टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होनी चाहिए, दैट इज़ 88,000। यही हमारा आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Apollo Limited carries out research and development. In the year ended 30th June 2015, AL incurred total cost in relation to Project M of rupees 750,000, spending the same amount each month up to 30th April 2015. अच्छा, अगर आप 30th जून से 30th अप्रैल तक का टाइम नोट करें तो दैट इज 10 months. When the project was completed, the product produced by the project went on sale from 31st May 2015. तो आपने उसको, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था तो 30th अप्रैल को ही काम कंप्लीट था, लेकिन आपने एक्चुअल यूजेज जो है वो 31st मई को शुरू किया। तो अमोर्टाइजेशन के लिए ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए 30th अप्रैल की डेट ही रेलिवेंट होगी। आपके पास जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाता है तो आपने उसी दिन से उसकी अमोर्टाइजेशन शुरू कर देनी है। एक्चुअली आप कब यूज़ कर रहे हैं वो इरेलीवेंट होता है। द प्रोजेक्ट हैड बीन कन्फर्म्ड एज फिजिबल ऑन 1 जनवरी 2015। तो 30th जून यानी जुलाई 1 हम ले लेते हैं, तो 6 मंथ का जो टाइम था तब तक आपका प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं था, और बाद में ये फिजिबल हो गया। तो और इसकी जो लाइफ है, एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? तो हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि पर मंथ कॉस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर है कि टोटल 750,000 है और हर महीने इक्वल अमाउंट है, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 750,000 और 10 मंथ्स जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, तो पर मंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 75,000। अब 75,000 को हम लेते हैं कि जी कब से कैपिटलाइज होना चाहिए, जनवरी से होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं अप्रैल तक। तो जनवरी टू अप्रैल ये जो 4 मंथ्स बनते हैं, इससे हमारी अमाउंट बन गई 300,000। तो ये आपने जी इनिशियली कैपिटलाइज कर लिया। इसके बाद है कि जी आपने इसको करना है अमोर्टाइज। तो अमोर्टाइज जब आप अप्रैल से करेंगे और अप्रैल से आप जून तक जाएंगे, तो मई एंड जून 2 मंथ्स हैं आपके पास, 5 ईयर की लाइफ, 2 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी। तो ये अमाउंट आपकी बन रही है जी 60 इंटू 2/12, 10,000। अमोर्टाइजेशन को लेस करेंगे 2,90,000, तो ये हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी। सो ये हमारे IAS 38 के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स की डिस्कशन थी। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update and get notified whenever new content is uploaded.